हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हम पार्लियामेंट का पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट पार्ट पार्लियामेंट का ही आपको पढ़ा रही हूँ। काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अगर आपने ल्यूसेंट या लक्ष्मीकांत देखी हो तो उसको मैं पूरा ही यहाँ पर कवर कराऊंगी, लेकिन ये नहीं है कि मैं पूरा उसको अच्छे से ऐसे डिस्कस करूँ। देखिए वो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। तो मैं आपको एक बेसिक नॉलेज, लेकिन मैं आपको थोरोली कवर जरूर कराऊंगी इसको सारा का सारा। कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं छूटेगा। तो अब हम जानते हैं पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा के कंपोजिशन के बाद कि लोकसभा में जो सिस्टम है इलेक्शन का वो किस प्रकार का है, कैसे लोकसभा में यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। तो देखिए इसके वेरियस एस्पेक्ट हैं। लोकसभा में इलेक्शन होने के कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, जिसमें फर्स्ट एस्पेक्ट है आपका टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए लोकसभा में जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट नहीं होते कि अंदर अंदर पार्लियामेंट में चुन लिए गए लोग जैसे कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के होते हैं, ऐसे नहीं होते। यहाँ पर जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शंस हैं और इसमें दो तरीके के प्रोविज़न होते हैं। सबसे पहले जो सीट्स होती हैं, ये जो सीट्स होती है नंबर ऑफ सीट्स, ये जैसे पॉपुलेशन है ना जहाँ की, उसके हिसाब से डिसाइड होती हैं। ऐसे नहीं है कि सारे ही स्टेट को सेम सीट दी गई हो। इतना तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज खुद भी होगी कि जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, त्रिपुरा में कम है, हरियाणा में थोड़ी और कम है। सॉरी, त्रिपुरा से कम नहीं है, हरियाणा में कम है थोड़ी, उत्तर प्रदेश से। तो क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से ही लोकसभा में सीट को डिवाइड कर किया जाता है। और जो पॉपुलेशन होती है और जो सीट्स होती हैं वो पूरे स्टेट में यानी कि इक्वल बैठती हैं। क्या बैठती हैं? इक्वल बैठती हैं पॉपुलेशन के हिसाब से जो सीट होती हैं। और लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर 6 मिलियन से कम पीपल होंगे, 60 लाख, 6 मिलियन मतलब 60 लाख से कम पीपल होंगे, तो कोई प्रोविज़न नहीं होता इस तरीके का, यानी कि सीट्स इस तरीके से नहीं डिवाइड होती पॉपुलेशन और स्टेट के हिसाब से। अब इसके बाद देखेंगे हम रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो ये तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेस पर हो गई। अब अगर ईच सेंसस के हिसाब से सीट्स को रीएडजस्ट भी किया जाता है। अब देखिए सेंसस होंगे तो पता लगेगी किस राज्य में कितनी जनसंख्या घटी है, किसी राज्य में बढ़ी है, तो उसके हिसाब से सीट का एलोकेशन किया जाता है और स्टेट्स को डिवाइड कर दिया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से जब ईच सेंसस आपका रीएडजस्ट हो जाता है तो ये डिलिमिटेशन कमीशन आता है। डिलिमिटेशन कमीशन पार्लियामेंट के द्वारा आता है, तभी डिसाइड होता है कि ये सीट कितनी है किसमें। तो ये 1952 में आया था। 4 अभी तक आ चुके हैं डिलिमिटेशन कमीशन, जब जहाँ पे सीट कम ज़्यादा की जाती है। 1952 में, 1962 में, 1 साल के अंतर में ही, सॉरी 10 सालों के अंतर में ही, और 1972 में और 2002 में। लेकिन अभी तक इसके बाद 5वां डिलिमिटेशन कमीशन नहीं आया है। आई होप शायद आए, क्योंकि बहुत साल हो गए, अभी पता नहीं है कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या यहाँ पर चल रही है। इतनी ज़्यादा डिलिमिटेशन सीटों का शायद हो, तो डिपेंड ऑन फ्यूचर। तो अभी देखते हैं हम रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी। इस तरीके से भी सीटें डिसाइड होती हैं लोकसभा में इलेक्शन की। जो एससी और एसटी है उनको भी सीट रिजर्व की जाती हैं। कुछ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जो लोग होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिली होती है वही चुने जाते हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि इतने % वोट मिलनी चाहिए, इतना होना चाहिए। जिसको ज़्यादा वोट मिल गई वही यहाँ पर चुन लिए जाएंगे। कैसे? एज अ लोकसभा मेंबर। तो 2 काइंड से होती हैं वोट, अगर नॉर्मल बताओ तो एक तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स होते हैं और एक लिस्ट सिस्टम होती है जो यहाँ पर चलती है। ये राज्यसभा के मेंबर्स के लिए होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, स्टेट लेजिस्लेटिव और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए होती है कि एक जो पर्सन है वो वोट देता है। लेकिन दूसरे टाइप की जो वोट होती है, जो जिसमें कि लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं, वहाँ पर डिपेंड ऑन पॉपुलेशन की जो वोट होती है, एमएलए की वोट एमपी को जाएगी, तो वो कैसे होती है? वो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग की जाती है। जैसे पॉपुलेशन वैसे ही उनकी वोट काउंट होती है। इससे पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप वो देख सकते हैं कि 1000 पॉपुलेशन है तो किस तरीके से वोट काउंट होगी। तो ड्यूरेशन ऑफ द 2 हाउसेज, अगर हम दोनों हाउसेज की ड्यूरेशन देखें तो राज्यसभा की जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 1952 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी एज ए परमानेंट बॉडी है ये। इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है ड्यूरेशन के अलावा। और लोकसभा कोई परमानेंट नहीं है, 5 साल की टर्म है, ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है और कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती जो लोकसभा है,
कि अगर डिसॉल्व होगी तो कोर्ट में चैलेंज किया जाए कि डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए थी, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। और इमरजेंसी के दौर पर जो लोकसभा का पीरियड है 5 साल से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद जो आपकी राज्यसभा है इसमें 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में। ये री इलेक्शन के लिए कितने भी टाइम पर, कितने भी नंबर पर एलिजिबल होते हैं, कितनी भी बार चुने जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी कोई फिक्स टर्म नहीं दी हुई, लेकिन जो 6 ईयर की फिक्स टर्म है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बल्कि आरपी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में 1951 के हिसाब से ये 6 ईयर्स की यहाँ पर टर्म दी गई है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की। अब हम देखेंगे मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो मेंबरशिप है वो किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए पार्लियामेंट की अगर आपको मेंबर चुना जाना है। फर्स्टली सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए, नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ 4 RS। अगर राज्यसभा में चुनने जा रहे हो तो 30 ईयर्स से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि अब 30 ईयर्स से ज़्यादा एज के होने चाहिए। और लोकसभा में आपकी 25 ईयर्स से ज़्यादा की एज होनी चाहिए। और आरपीए 1951 ने क्या कहा है कि एज एन रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर इन पार्लियामेंट में एज एन इलेक्टर रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए पहले, कि हाँ हम इलेक्शन देने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं पार्लियामेंट का, तो पहले उसको रजिस्ट्रेशन किया जाना जरूरी है। इसके बाद मेंबरशिप डिस्क्वालीफाइड कैसे होती है। तो अगर किसी ने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट खोल रखा है पहले या बाद में, उससे कोई वो नहीं किया, आपने रिज़ाइन नहीं दिया जब तक आप मेंबर चुने गए हो, अनसाउंड माइंड है किसी का, गिल्टी फाउंड होता है, किसी भी तरीके से डिफेक्शन कर लेता है, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, या इंसॉल्वेंट यहाँ पर घोषित कर दिया डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट यहाँ पर घोषित कर दिया जाता है, तो क्या होता है मेंबरशिप चली जाती है पार्लियामेंट की लोगों से, ठीक है, जो भी मेंबर्स होते हैं। अब हम जानेंगे कि सीट वेकेंट कैसे होती है पार्लियामेंट में, खाली कैसे होती है। फर्स्टली खाली हो जाती है डबल मेंबरशिप से। कैसे भाई, दोनों हाउस के इलेक्शन होने हैं तो क्या होगा, 10 डेज के अंदर अंदर जिस भी हाउस में आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो वहाँ पर इंटीमेट करना होता है आपको। तो जैसे आप इंटीमेट करते हैं दूसरे हाउस में, और तो आपकी पहले वाले हाउस की सीट ऑटोमेटिकली आपकी खाली हो जाती है। आप अगर एक हाउस में इलेक्ट कर दिए गए हैं तो दूसरे हाउस की सीट वेकेंट हो जाती है। अगर आपने 2 सीट पर इलेक्टेड हुए हो तो यहाँ पर क्या होगा, 2 सीट पर इलेक्टेड होने पर या तो आप 1 सीट चूज कर लो या आप दोनों से खाली कर दिए जाओगे, या आप दोनों को खाली खुद भी कर दो या कर दिए जाओगे। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो गुजरात से भी यूपी से भी लड़ते हैं। तो अगर जैसे गुजरात से वो जीत गए, वो चाहे तो यूपी की सीट खाली कर सकते हैं, यूपी से जीतिए तो गुजरात की 2 सीटों पर नहीं इलेक्ट हो सकते, ठीक है। कांट बी ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट। एक साथ ना पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के मेंबर नहीं हो सकते। 14 डेज के अंदर अंदर रिजाइन करना होता है अगर पार्लियामेंट के मेंबर चुने जा रहे हो और आप पहले से विधानसभा में हो, तो 14 डेज के अंदर अंदर आप यहाँ पर आप क्या करना होता है, आपको रेजिग्नेशन देना होता है, यहाँ पर सीट अपनी खाली करनी होती है स्टेट लेजिस्लेचर में। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन, डिफेक्शन के बेस पर डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाते हो। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते ही अगर आपने कोई दूसरी सत्ता चुन ली, दूसरी आपने पार्टी चुन ली, तो आपको यहाँ पर डिफेक्ट कर दिया जाएगा और आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद रेजिग्नेशन, चेयरमैन या स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, उनको आप रेजिग्नेशन दे सकते हो, या आपके राज्यसभा के चेयरमैन हो चाहे लोकसभा के स्पीकर हो, वहाँ पर आप रेजिग्नेशन दे दें। और अगर ये रेजिग्नेशन आपका वॉलंटरी नहीं है, किसी ने फोर्सफुली कराया है, आपकी इच्छा नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको सीट पर बने रहना पड़ेगा। इसके बाद एब्सेंस फॉर ए 60 डेज विदाउट परमिशन। अगर आप 60 डेज आते ही नहीं हो पार्लियामेंट में, आपने कोई परमिशन भी नहीं ले रखी, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी सीट खाली हो जाएगी। दूसरे और केसेस क्या हैं जिनसे सीट खाली हो जाती है, अगर इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, इलेक्शन में धांधली हो कुछ, अगर हाउस से आपको निकाल ही दिया जाए, एक्सपेल कर दिया जाए, किसी भी आपने कोई गिल्टी फाउंड होते हो, अगर आप प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए हो तो सीट खाली हो जाएगी, अगर आप गवर्नर चुन लिए गए हो तो सीट खाली हो जाएगी, अगर आप पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हो, ठीक है। तो अगर आपको आरपीए 1951 ने ये बोला है कि अगर इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए तो हाई कोर्ट क्या करेगा,
हाई कोर्ट को भी ये पावर होती है कि वो इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। और जो अपीलेट पार्टी होती है पर जो जिसको दिक्कत है, जो निकाली जा रही है, वहाँ अगर वो हाई कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, कि मेरी सीट ज़बरदस्ती छीनी जा रही है, मैं इस तरीके से यहाँ पर सीट के लिए मैं यहाँ पर एप्लीकेबल हूँ। तो अभी इतना ही, आगे मैं ओथ एंड एफर्मेशन और आगे की अदर इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो पहुँचा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।